तो हमारे लिए गंवा दिया। हजारों साल की हमारी गुलामी तोड़ दी। एक तरफ पूरी की पूरी मनुवादी, जातिवादी, वर्णवादी व्यवस्था और दूसरी तरफ अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। उसके बावजूद उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से इस लड़ाई को इतने बेहतरीन तरीके से लड़ा कि वो हमारे संसद में और विधानसभाओं में, नगर पालिका में, नगर निगम में, पंचायतों में जाने का रास्ता खुल गए, सरकारी नौकरियों में जाने में रास्ता खुल गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाने का रास्ता खुल गए, संपत्ति और व्यापार के रास्ते खोल गए। लेकिन दुख यह है, जो वो अकेले लड़कर देकर गए, उसमें से 70% 300 से ज्यादा बहुजन समाज के सांसद होने के बावजूद और हजारों से ज्यादा बहुजन समाज के विधायक होने के बावजूद, 3 समाज के राष्ट्रपति मिलने के बावजूद, एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिलने के बावजूद, कम से कम 5 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिलने के बावजूद, अनेकों कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनाने के बावजूद, जो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए, हम सारे मिलकर जो उन्होंने दिया उसको भी सुरक्षित नहीं रख पाए। 70% ऑलरेडी छिन गया है। और जिस तरह का आचरण हम लोग कर रहे हैं, आने वाले 15 सालों में ये जो 30% बचा है, ये भी छिनने वाला है। 125 साल पहले जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्कूल में एडमिशन लिया, तब भी वो घड़ा नहीं छू सकते थे। और 125 साल बाद भी आज भी घड़ा छूने पर एक छोटे से बालक इंद्र मेघवाल की हत्या हो गई, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश पर मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले हो रहे हैं। एजुकेशन जो बाबा साहब ने दी, उसको साजिश के तहत छीन लिया है। आप माने या ना माने, एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि हमारे 99.5% लोग आज हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। एजुकेशन आपकी गई, रिजर्वेशन आपका गया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। और लंबे समय से हमारे लोग जातिगत जनगणना कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अरे लानत है उस समाज पर तो नहीं, लेकिन उस समाज के नेताओं पर, जो 300 से ज्यादा संसद में होने के बावजूद, 543 में से 300 से ज्यादा बहुजन समाज के लोकसभा में सांसद होने के बावजूद अगर जातिगत जनगणना नहीं करा पा रहे, भाई डूब मरो, इस्तीफा दे दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम लोग इस लायक नहीं हो जिनको संसद में जाना चाहिए था। तुम कायर लोगों की जमात बनकर रह गए हो। मुझे लगता है अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के बावजूद, MP, MLA, मंत्री बनने के बावजूद, बाबा साहेब के दिए हुए सारे हक अधिकार हमारे हाथ से छीनते जा रहे हैं। हम उसको बचा नहीं पा रहे। और जितने भी हम आजकल सभाएं कर रहे, देख रहे हैं, रामलीला मैदान बुक करते हैं, लेकिन हमारे लोग जितनी संख्या में अब से 20 साल पहले, बल्कि याद करो हमारे सीरियस नेता, सीनियर लोग बैठे हैं, कभी वोट क्लब पे रैलियां हुआ करती थी, रामलीला मैदान में कम हुआ करती थी, और वोट क्लब पे कई लाख लोग आते थे। इस रामलीला मैदान के अंदर भी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं कि पूरा रामलीला मैदान और आसपास के सारे रोड, राजघाट तक पूरे जाम हुआ करते थे। घर में बैठ के लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि घर में बैठ के ही काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि रणनीति बदलने की जरूरत है। ना संसद में जाने से समाधान हुआ, ना विधानसभा में जाने से समाधान हुआ, ना जज बनने से समाधान हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट आते हैं,
अब तो कई बार उन जजमेंट के अंदर भी न्याय नजर नहीं आता। यानी कि लड़ाई का स्वरूप चेंज करना होगा। अब धरने प्रदर्शन और इस तरह की रैलियों के बजाय मुझे लगता है कि असली जो जगह है तीर निशाने पे मारना होगा। जब जब आप तीर दाएं बाएं मारते हैं तो चोट सही जगह नहीं लगती। पहली बार 5 अक्टूबर को आपने सही जगह चोट मारी तो पूरे देश के अंदर नहीं पूरे दुनिया के अंदर खलबली मच गई। इसका मतलब इनको तकलीफ किस चीज से होती है? इनको तकलीफ होती है ये जो सामाजिक व्यवस्था जो वर्ण के ऊपर और जाति के ऊपर आधारित है, जिस सामाजिक व्यवस्था में कोई जन्म से नीच और कोई जन्म से ऊंच है, जिस सामाजिक व्यवस्था में अंधविश्वास, पाखंडवाद और रूढ़िवादिता है, आपका असली हमला होगा। आप पाखंडवाद छोड़ दो, आप अंधविश्वास छोड़ दो, आप रूढ़िवाद छोड़ दो, आप वर्ण व्यवस्था को लात मार के बाहर आ जाओ। अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में जिस दिन आप सब वापस आ जाएंगे, आप बहुमत में आ जाएंगे। और बहुमत में कहने वाले लोग अल्पमत में आ जाएंगे। और बहुमत का राज होता है, अल्पमत का राज नहीं होता। आप राज को पाने की, सत्ता को पाने की बात तो कर रहे हो, लेकिन जो सत्ता में शीर्षस्थ पदों पर बैठे हैं, जो देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों के मालिक बनकर बैठे हैं, वो मुट्ठी भर लोग आखिर ताकतवर क्यों है? वो ताकतवर इसलिए है क्योंकि देश का बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज आज भी गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो जातियों में बटा है, वर्ण व्यवस्था में बटा है। वो आज भी जातियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं, पूरे देश के अंदर जा रहा हूं, सब जगह लोग कहते हैं जाति की वजह से हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है। अरे अगर जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न होता है तो आप लोग जातियों को जिंदा क्यों रखे हुए हो? अपने इतिहास को पढ़ो। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते कभी इतिहास नहीं बना सकते। इतिहास बनाने के लिए पहले अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ो। सम्राट अशोक के टाइम को पढ़ो, तब भारत सोने की चिड़िया थी। जब म्यांमार से लेकर ईरान तक पूरा भारत बौद्धमय था। बाबा साहब यही तो कह के गए कि इन जातियों की बीमारियों को खत्म करने के लिए भारत को बौद्धमय बनाना होगा। हमें फिर से अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आना होगा। तो इस लड़ाई को जीतने का तो एक ही रास्ता है। आप जितने मर्जी धरने प्रदर्शन कर लो, जितनी मर्जी संख्या जुटा लो, अगर धरने प्रदर्शन से काम चला होता तो जो बाबा साहेब ने दिया उसमें से 70% छीना ना होता। अगर धरने प्रदर्शन से काम चला होता, अगर 300 सांसद संसद में भेजने से काम चला होता, तो जातिगत जनगणना करवाने के लिए इतने सारे आंदोलन ना करने होते। हमारे आयोजक साथी लगातार पिछले 3 सालों से जातिगत जनगणना कराने के लिए अनेकों धरने प्रदर्शन और कितने ही प्रोग्राम अंबेडकर भवन पर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और आज यहाँ रामलीला मैदान में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इतनी ताकत रामलीला मैदान में, अंबेडकर भवन में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगाने की बजाय पूरे देश में भ्रमण शुरू करो और जो सांसद संसद के अंदर बहुजन समाज के बैठे हैं उनको उनके घरों में कैद कर लो। उनको उनके घरों में ही चल के आपको बैठ के उनके कमरे में जाकर पूछना होगा, आप संसद में क्यों हैं? आप संसद में किसके लिए हैं? आपने संसद में समाज के कितने मुद्दे उठाए? उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी, उनसे पूछना होगा जातिगत जनगणना के बारे में आपने संसद में आज तक क्यों नहीं बोला? अगर एक बार सारे बहुजन समाज के सांसद संसद के अंदर खड़े होकर और सभापति जी को कह दे कि हमें प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि जातिगत जनगणना सरकार करवाए, और सरकार अगर तैयार नहीं है तो हम सारे के सारे रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। 1 मिनट के अंदर 1 मिनट लगेगा, आप देश की पूरी सरकार आपके कदमों में होगी। लेकिन कायर लोग कुर्सी को बड़ा समझते हैं। महान लोग अपनी महानता से कुर्सियों को अपने पीछे लाइन में लगा देते हैं। आप लोग अपना कद इतना बड़ा करो कि कुर्सी आपके पीछे हो। वैसे भी कुर्सी बड़ी बनती है बड़े विचार वाले व्यक्तियों से, और कुर्सी बड़े से बड़ी छोटी हो जाती है
जो व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम है, जिसके विचार बेहद कमजोर हैं, जो अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को न लड़ सके, वो देश का कितनी भी बड़ी कुर्सी पे पहुंच जाए वो कुर्सी भी छोटी हो जाती है। लेकिन छोटी कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति भी जब अपनी जान अपने समाज के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए तो छोटी से छोटी कुर्सी भी बड़ी हो जाती है। मैं समझता हूं समय आ गया है अपनी स्ट्रेटेजी मैं आयोजकों के साथ घर पे बैठ के बंद कमरे में करूंगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाने की चर्चा कभी मंच पे खुले मैदान में नहीं हुआ करती। वो लोग अपने स्ट्रेटेजी कभी खुले मैदान पर चर्चा नहीं करते। हम लोग को भी चाहिए, जो बुद्धिवादी लोग हैं, सोच विचार करके बंद कमरे में विचार करें और योजना बनाकर पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करके गांव-गांव में चलने का फैसला करें। हमें गांव-गांव में, कॉलोनियों में जाकर अपने लोगों को तैयार करना होगा, क्योंकि हम इतने सभा करते रहे, इतना पैसा इसमें लगाते, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है, रिजल्ट कम आता है। लेकिन गांव-गांव में जाने में अगर आपने किराए में पैसा खर्च कर दिया, याद रखिए 1-2 साल के अंदर रिजल्ट इतना होगा, 2024 के अंदर आपका डंका बच जाएगा। अपनी ताकत को पहचानो। आप लोग अपनी ताकत नहीं पहचान रहे। आपके पास सीमित पैसा, सीमित संसाधन है। इन संसाधनों का इस्तेमाल सही सोच के साथ, विचार के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मैं जानता हूं जीत हमारी होनी तय है। क्योंकि हम लोग निर्माण का काम भी देश में हम करते हैं, उत्पादन का काम भी हम ही लोग करते हैं। और वो लोग जो अपने आप को मजबूत समझते हैं, हमारे पास स्ट्रेटेजी है, उनको बहुत जल्दी हम बौना साबित कर देंगे। लेकिन आप कम से कम मंच पे बैठे लोग ही तैयार हो जाए। एक दिन बैठ लो, 1-2 रात साथ बैठ के चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करके एक रणनीति तैयार करते हैं और देश के कोने कोने में, गांव-गांव में जाकर अपने लोगों को तैयार करने का काम शुरू करेंगे। हमें कैडर तैयार करना पड़ेगा। बिना कैडर के, कैडराइज लोगों की भीड़ से रिजल्ट आने वाला नहीं है। लेकिन कैडर वाले लोग अगर आपने केवल हजारों लोग भी तैयार कर दिए तो पूरे देश का इतिहास बदल देंगे, पूरे देश का इतिहास लिखने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि बाकी बातें मैं मंच से करने की बजाय जब आप लोग कहीं बंद कमरे में बैठेंगे तब रणनीतिक चर्चा आपसे करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में कर जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।